नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित उत्सव 2023 की। बताएंगे राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति विषय पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर की चर्चा। ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उत्सव 2023 आयोजित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल का शिलान्यास। भारत ने यूएन सदस्य देशों से तटीय लोगों के हित के लिए समर्पित रहने का किया आग्रह। संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन प्रारूप वक्तव्य में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने रखा मत। और 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के तहत CSIR IHBT में उपलब्धियों का प्रदर्शन। 20 से 25 फरवरी तक चली प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आमजन और युवा हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, भूस्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति जैसे विभागों से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संबंधित क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मौजूदा समय में भूस्थानिक डेटा, उससे जुड़े अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में दिनों दिन नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं और नए स्टार्टअप पनप रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ समय पहले भूस्थानिक क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए। इन्हीं को लेकर पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर, अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ, भूस्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति के अध्यक्ष श्री RS शर्मा और विभिन्न विभागों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने, ड्रोन संशोधन नियम 2022 और 2021-22 में भूस्थानिक नीति मिलकर भारत को एक नई शक्ति प्रदान करेंगे। And this geospatial technology is something which is going to make our task easier for this. And therefore, congratulating you once again for having organized this program. I'm sure now we will be able to meet the challenge of living up to this new scenario. We talk of 2047, but I believe we would be much ahead even before that. The way we are moving, and India now one of the fastest moving and fastest growing economy of the world, we are actually making use of many of the technologies not being made use in other countries because they don't have such kind of heterogeneity, they don't have such kind of requirement that we have. We have a large ocean, 7,500 kilometer long. भूस्थानिक नीति के तहत डिजिटल इंडिया भूमि संसाधन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्वामित्व योजना, राज्य शहरी स्थानीय निकायों को अपने शहर के मास्टर प्लान तैयार करने में सक्षम बनाने वाली अमृत योजना, बुनियादी ढांचे की योजना, उपयोगिता योजना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंधन, अतिक्रमण की निगरानी, भूस्थानिक शासन और नगर पालिका के विकास की सुविधा प्रदान की गई है। You also have seen in this sector Unicorn, which is welcome to all of us. I'm sure many more companies will come forward. While the institutional framework is in place now and GDPDC committee is also in place, we do believe that the guidance what we get from this committee will enable us to refine and also go forward. The private sector which collects, collates and develops geospatial data has to actively now involve in the process of implementation of the policy for strengthening the geospatial infrastructure of the nation. This is a
great occasion now. The geospatial policy has been one of the best that we ever imagined to come. And timed with that is the opening of the space sector, and also new policies which enables the digital transformation of India is coming forward. I think this is something that all of us have been waiting for. Now, timed appropriately when the new generation of India is taking forward this journey of converting India to a digital India. कृषि और पर्यावरण संरक्षण से लेकर बिजली, पानी, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भूस्थानिक जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई संशोधित भूस्थानिक नीति विशाल राजस्व सृजन क्षमता के अलावा देश में रोजगार के बड़े अवसर भी खोलेगी। भारतीय सर्वेक्षण भूस्थानिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा डेटा के संग्रह और मिलान के लिए आधार रेखा प्रदान करेगा। नई नीति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत को मजबूत करने में मदद करेगी। बीती 22 फरवरी को फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने संस्थान कैंपस में एक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल का शिलान्यास किया। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। पिछले दिनों ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिक विभाग के स्वायत्त संस्थान ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्सव 2023 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों के अलावा बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और संस्थान की वैज्ञानिक उपलब्धियों और विजन का अनावरण किया गया। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के माध्यम से देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान में जिस तरह के शोध हो रहे हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। We would, for the timing, as long as the new recruitment is pending, we would try to shift from the other places also. And to make it more lucrative, also try to bring in startups. Startups who work in an atmosphere of synergy between research, academics, livelihood and industry. All of them equally integrated right from the beginning, so that it's a sustainable startup, a sustainable research, and translational research is the research which could be applied in our clinical working. And that's only possible when we closely integrate. We have a huge number of groups dealing in metabolic disorders, particularly in South India, even in the private sector. We have Mohan's group there. So since I am associated with most of them, we would also like to, I will also make a conscious effort to get them integrated, because this is one of the most pioneer institutes, at least in the government sector. And therefore we need to move on together for better outcomes as we move forward. I'm sure, as Rajesh was saying, this is an institute which is young, of course, but it has lot much to celebrate. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद स्थित कैंपस में एक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। संस्थान द्वारा स्थापित इस केंद्र में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल और नैदानिक अनुसंधान करने की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस केंद्र से संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों को और अधिक बल मिलेगा। संस्थान ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट विज्ञान एवं वैक्सीन अनुसंधान तथा विकास में प्रमुख योगदान दिया है। उत्सव 2023 में केंद्रीय मंत्री के अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पदाधिकारियों, संस्थान के कार्यकारी निदेशक सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मेडिकल रिसर्च सेंटर एक सर थोड़ा सा नॉवल आइडिया है, बट ये पहले से टीएचएसटीआई के मैंडेट में कैबिनेट नोट में लिखा हुआ था कि टीएचएसटीआई जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस है वो हम अपने प्रोडक्ट जो बनाएंगे, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो, हमारे पास अगर अपनी मेडिकल फैसिलिटी होगी, मेडिकल सेंटर होगा जो कि एक रिसर्च सेंटर होगा, तो हम वो चीज़ें वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल कोहॉर्ट स्टडीज़ एंड फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स। हमने प्रोविजन भी रखा है सर ह्यूमन चैलेंज मॉडल, जैसे कोविड के टाइम में बात हुई थी कि ह्यूमन चैलेंज मॉडल बहुत क्विकली वी कैन इवैल्यूएट अ वैक्सीन।
ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने मातृ शिशु के स्वास्थ्य, टीका विकास, क्षय रोग और डेंगू के विरुद्ध चिकित्सीय अड़ुओं और अनुसंधान के कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। संस्थान के पास BSL 3 प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक पशु सुविधा, एक बड़ी बायो रिपोजिटरी और आणविक अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक उपकरण जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन प्रारूप वक्तव्य को भारत की ओर से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ सतत आर्थिक विकास और कन्वेंशन के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहने का आग्रह किया। प्रारूप वक्तव्य के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। सतत आर्थिक विकास के लिए महासागर और उसकी संपदा का उपयोग बहुत अहम माना जा रहा है। भारत सहित पूरा विश्व इस ओर देख रहा है। इसके लिए नियमों और नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन महासागरीय जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र वार्ताओं का दौर चला रहा है। पिछले दिनों आयोजित प्रारूप वक्तव्य में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वार्ता में भारत का पक्ष रखते हुए डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया कि वो महासागरों और इसकी जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ सतत आर्थिक विकास तथा महासागरों के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से महत्वाकांक्षा गठबंधन का समर्थन किया। India's approach under Prime Minister Modi as far as the biodiversity management is concerned is quite congruent with the three globally accepted principles, namely A, conservation, B, sustainable usage, and C, equitable benefit sharing. And therefore our national legislative framework, the Biodiversity Act of 2002, bears witness to these values. India is also determined to support all the endeavors of all the global organizations that work towards the shared objective of achieving a robust and an effective agreement on the protection and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. वार्ता में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों ने अपने मत रखे। कई प्रमुख विषयों पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई, लेकिन कुछ मामलों में अभी बातचीत जारी है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में होने वाली जैव विविधता वैश्विक समुद्रों से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी हुई है और इसके 60% से अधिक भाग को अभी भी प्रबंधित किया जाना है और संरक्षण के उद्देश्य से एक कानूनी ढांचे के साथ इसे विनियमित किया जाना है। जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत का दृष्टिकोण विश्व स्तर पर संरक्षण, स्थायी उपयोग और समान लाभ साझा करने के 3 स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जनवरी में शुरू किए गए 1 वीक 1 लैब अभियान के तहत हर सप्ताह क्रमबद्ध तरीके से CSIR की कोई एक प्रयोगशाला अपने नवाचारों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 20 से 25 फरवरी तक पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHPT ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आम नागरिकों और विद्यार्थियों ने CSIR IHPT की तकनीकों के बारे में समझा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और नवाचारकों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पहल पर CSIR द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में फैली CSIR की 37 प्रयोगशालाएं और संस्थान क्रमबद्ध तरीके से हर सप्ताह अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT ने पालमपुर में 20 से 25 फरवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के माध्यम से आर्थिक बढ़त को उत्प्रेरित करना, किसान सशक्तिकरण के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना, शीत क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए नवाचार और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका और स्थानीय जुड़ाव को मजबूत करने जैसे विषयों के आधार पर अलग अलग दिन प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये जो कार्यक्रम है ये हमारे माननीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये उनकी एक अवधारणा थी कि लैब का जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जनमानस तक पहुँचे। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को जनमानस तक पहुँचाने के लिए 1 वीक 1 लैब का प्रोग्राम IHBT में आयोजित किया गया और ये प्रोग्राम 20 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक रहेगा, जिसमें हमारे किसान मित्र, उद्यमी, स्टार्टअप्स, विद्यार्थीगण और आम जनता ये सब आके हमारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन के अंदर हमने करीब 700 हेक्टेयर कवर किया है। 2000 किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस मिशन के साथ, और साथ साथ एक हमारा इसमें मिशन ये भी है कि करीब 200 स्कूल में जाके फ्लोरिकल्चर के बारे में लोगों को जागरूक करें, विद्यार्थियों को बताएं और अध्यापकों को बताएं। साथ ही साथ इस मिशन के अंदर हम कई जगह लोगों को इसकी चीज़ें भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे आप कई एयरपोर्ट पे देखेंगे वर्टिकल गार्डन, कई आप सरकारी दफ्तरों में देखेंगे वर्टिकल गार्डन। साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ स्टार्टअप्स और उद्यमियों को भी हम एक नई दिशा और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ कुछ क्रॉप्स जैसे ट्यूलिप्स हैं, लिलियम हैं, ऐसी क्रॉप जो बड़ी हाई वैल्यूड क्रॉप है और जिनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी और इनके लिए हम विदेशों पर निर्भर थे, ऐसी सारी चीज़ों को भी हम देश में लेकर आए हैं इस फ्लोरिकल्चर मिशन के माध्यम से। स्थापना के 4 दशक पूरे कर चुका IHBT संस्थान CSIR के प्रमुख संस्थानों में से एक है। IHBT ने अपने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा प्रौद्योगिकियों का विकास कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प और सुगंधित पौधों, चाय, केसर, हींग जैसी खेतियों का विकास किया है। इस संस्थान के पास आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वनस्पति संग्रहालय, सगंध तेल और हर्बल्स प्रायोगिक संयंत्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। IHBT के वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयासों से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन संभावनाएं प्रबल कर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। कांगड़ा चाय की विभिन्न किस्में, जंगली गेंदे की खेती को बढ़ावा, कश्मीर के बाहर केसर की खेती और हींग जैसे आयातित उत्पाद की देश में ही खेती के प्रयास जैसी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जैव संसाधनों को जैव अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। 1 वीक 1 लैब प्रदर्शनी में IHBT ने ऐसी सभी प्रौद्योगिकियों से लोगों को परिचित कराया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नई चीज़ें यहाँ पर देखने को आज मिली हैं। ट्यूलिप्स जो कि पहले कहा जाता था कि किसी और प्रदेश में ही हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो, तो यहाँ पर IHBT ने एक ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पालमपुर में आए हुए टूरिस्ट के लिए ये खुला है। यहाँ पर टूरिस्ट आकर इस ट्यूलिप गार्डन को देख सकते हैं, सराह सकते हैं। टूरिस्ट के अलावा जो स्थानीय जनता है वो भी यहाँ पर आकर इसका लुत्फ उठा सकती है। और मुझे लगता है कि जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके लिए हमें IHBT का बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए। और आपसे हम लोगों ने आज ये भी चर्चा की है कि
ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज IHBT के पालमपुर में होने की हमें लेनी चाहिए। सरकार भी आपसे मिलजुल कर इस पर काम करेगी। हिमाचल प्रदेश की जो नई सरकार बनी है वो आपके साथ मिलकर इस पर काम करना चाहेगी, ताकि आने वाले जो हमारे जनरेशन्स हैं उनको बहुत इसका फ़ायदा मिल सके। IHBT CSI फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत हमें फ्लावर्स दिए गए थे लास्ट ईयर, और हमने उस बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट टाइम हमने ट्यूलिप और ग्लैडुलस लगाए थे, और हमारे साथ अराउंड 20 से करीब फार्मर जुड़े हैं। फ्लोरिकल्चर की वजह से हमें फ्लावर बेचने का भी मौका मिला, और अराउंड 4 to 5 लाख का इनकम आया है। और इस साल हम लोग लिलियम और ग्लैडुलस के बजाय हम ट्यूलिप का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ट्यूलिप गार्डन भी हमने शुरू किया है। तो हमने ट्यूलिप बाहर इन हाउस भी लगाया है, ग्रीन हाउस में, और आउटडोर भी लगाया है। इस बार हम लोग लद्दाख में पहली बार एक फ्लोरिकल्चर शॉप भी खुला है, और हमारे साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ जुड़े हैं वो लोग मार्केट में भी सेल करते हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि फ्लोरिकल्चर और CSI की तरफ से हमें हमेशा सहयोग मिले। IHBT के प्रयोगशाला से फील्ड तक वैज्ञानिकों को जोड़ने के प्रयासों का भी सफल उदाहरण कहा जा सकता है। इस संस्थान ने ज्यादा बेहतर और उपजाऊ किस्मों के विकास और क्षेत्र विशिष्ट फसलों को दूसरे स्थानों तक ले जाने की प्रौद्योगिकी के साथ साथ इन्हें किसानों के खेत तक पहुंचाने का भी काम किया है। इसके तहत संस्थान किसानों को जोड़ दे, प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। वन वीक वन लैब अभियान विज्ञान और समाज के बीच बन रहे इस तालमेल को और मजबूत करेगा। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित बायो मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक को संबोधित किया। यह बैठक बायो मैन्युफैक्चरिंग पर ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आगामी अमृतकाल में हरित विकास की कल्पना कर रहा है और इसके लिए हमारे राष्ट्र के चल रहे आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए मजबूत जैव आधारित पर्यावरण अनुकूल समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा योजना की आवश्यकता है। इस मौके पर मौजूद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश गोखले ने भी बैठक को संबोधित किया। डॉक्टर गोखले ने कहा कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप जैव विनिर्माण के माध्यम से जैव आधारित सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने को तैयार है और अपने बढ़ते नवाचार और वैज्ञानिक स्वभाव के साथ भारत एक नई औद्योगिक क्रांति की वैश्विक लहर में शामिल होने जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान IASST के अध्ययन में पाया गया है असम में पाया जाने वाला गार्सिनिया पेडुनकुलाटा पौधा हृदय रोगों को रोकने में सक्षम है। स्थानीय भाषा में इस पौधे को बोर्थेकेरा नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे पारंपरिक रूप से कच्चा खाने से मना किया जाता है। इस औषधीय पौधे के पके हुए फल के सूखे गूदे का औषधि के रूप में प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अनुसार हृदय का आकार बढ़ने के संकेतक एवं शरीर में फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हृदय की सूजन को कम करता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में विस्टर चूहों को इस जड़ी बूटी की खुराक दी और इसके चिकित्सीय प्रभाव का आकलन किया, जो प्रयोगशाला स्तर पर सफल रहा। पके फल के धूप में सुखाए गए टुकड़ों का उपयोग खाने और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, कृमिनाशक, जीवाणुरोधी, कवकरोधी, मधुमेहनाशी, हाइपरलिपिडेमिया, नेफ्रोप्रोटेक्टिव और यहाँ तक कि न्यूरोप्रोटेक्टिव गतिविधि जैसे चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है।
विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।